हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श उत्तर नवोदित संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। ठीक है, तो हम लोग जो अकाउंट है कक्षा 12वीं का है ना, उसमें जो भी प्रश्न दिया गया हमारे आदर्श उत्तर के अंतर्गत अकाउंट सब्जेक्ट में उन सभी प्रश्नों के बारे में क्या करने वाले हैं, विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये जो अकाउंट का सेकेंड क्लास है। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्लास में जो खंड आया है उसमें का जो थ्योरी क्वेश्चन था स्टार्टिंग का प्रश्न क्रमांक 7 तक के उनको बताया है। तो उस वीडियो का यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग ने यदि उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं उस वाले वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप सभी उस भी वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। एक कंपनी ने 20 रुपये वाले 20,000 समता अंश निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, पहले एक बार प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो, एक कंपनी ने 20 रुपये वाले 20,000 समता अंश निर्गमित किए। मतलब एक कंपनी के पास कितना सारा अंश है जी, कितना सारा अंश है, 20,000 अंश है। ठीक है, और उन्होंने उन अंशों को क्या किया है, बेचने के लिए निर्गमित किया। मतलब बेचने के लिए जब हम भेजते हैं ना, तो जो बेचने के लिए भेजने का जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, निर्गमित बोलते हैं। ठीक है, और हमारे जो 20,000 अंश है उसमें का हर एक एक अंश का मूल्य कितना है जी, 20 रुपये। ठीक है, तो ये वही बोल रहे हैं, एक कंपनी ने 20 रुपये वाले 20,000 समता अंश निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। मतलब आपने जितना भी अंश भेजा था बेचने के लिए, वे सभी अंश क्या हुआ, बिक गया। और जितना भी उनसे जो अमाउंट प्राप्त होने वाला था, राशि प्राप्त होने वाला था, वो सभी राशि हमको एक साथ प्राप्त हो गए। ठीक है, एक साथ जब प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक मुश्त बोलते हैं। ठीक है, एक मुश्त प्राप्त हो गई। तो कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, तो देखो, इसका पंजी प्रविष्टि करने का नियम, जब हमको संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो जाती है तो उससे संबंधित हमारा जर्नल प्रविष्टि करने का नियम क्या है ना, तो उसी को लिखा गया है यहाँ। संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त करने पर निम्न प्रकार से लेखा किया जाता है। तो देखो, अंशों के लिए आवेदन तथा अंशों की राशि प्राप्त होने पर, यदि आपने अंशों पर आवेदन किया है, मतलब अंशों को बेचने के लिए भेजा है और वे सभी अंश बिक गया और उससे आपको राशि प्राप्त हो जाती है, तो उसकी जर्नल प्रविष्टि क्या होती है जी, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से। ठीक है, हमेशा याद रखना, यदि आपने आवेदन किया, सभी राशि आपको प्राप्त हो गई, तो उसका पहला प्रविष्टि का नियम क्या होता है, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से, और उसका नरेशन लिखना होता है अंशों की आवेदन की राशि प्राप्त हुई। ठीक है, ये हो गया पहला एंट्री। इसके साथ दूसरा एंट्री फ्री होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमको आवेदन की राशि प्राप्त हुई होती है उसको हमको कौन से खाता में आंतरित करना पड़ता है, पूंजी खाता में आंतरित करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड लेखा देखो क्या होता है, आवेदन राशि को अंश पूंजी खाता में आंतरित करने पर। हमेशा याद रखना है, यदि आप इस वाले एंट्री को करते हो तो उसके साथ ये वाला एंट्री क्या होता है, फ्री रहता है, मतलब करना ही पड़ता है इसको, है ना। तो इसका एंट्री क्या होता है, अंश आवेदन खाता विकलन होता है और अंश पूंजी खाता से। ठीक है, जो अंश आवेदन की राशि है उसको अंश पूंजी खाता में आंतरित करने पर हमारा जनरल प्रविष्टि क्या होता है जी, अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। और उसका नरेशन क्या लिखना, अंश आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाता में आंतरित करने पर या आंतरित किया गया। ठीक है, तो देखो, ये तो हमारा हो गया नियम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब इस प्रश्न की जनरल प्रविष्टि कैसे करेंगे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, एक कंपनी ने 20 रुपये वाले 20,000 समता अंश निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए, है ना।
तो पंजी प्रविष्टि का प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले प्रारूप क्या होता है हमारे पंजी प्रविष्टि का जी? दिनांक होता है। सबसे पहले क्या आएगा आपका प्रारूप में? दिनांक आएगा। दूसरा क्या आएगा आपका? विवरण। तीसरा आता है खाता पृष्ठ और चौथा आता है विकलन राशि और पांचवा क्या आता है? समकलन राशि। ठीक है, तो आपको पता है जब हम अंशों का आवेदन करते हैं और सभी राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाती है तो आपका जनरल प्रविष्टि क्या होता है? बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से। ठीक है, तो ये क्या बोला है? समता अंश निर्गमित किया। तो यहाँ केवल अंश आवेदन खाता से नहीं होगा, क्या होगा? बैंक खाता विकलन होगा और समता अंश आवेदन खाता से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका नरेशन क्या होगा? 20,000 अंशों से राशि प्राप्त हुई। आपने निर्गमन कितना सारे अंश का किया था? 20,000 किया था, तो 20,000 का आपको क्या हो गया? राशि प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आपका देखो आपका टोटल अंश कितना था? 20,000 था। हर एक का मूल्य कितना था? 20 रुपया था। ठीक है, तो आप क्या करना है? 20 रुपया और ये 20,000 अंश का आपस में गुणा कर देना। तो क्या हो जाएगा जी? 2 दूनी 4 लिख देना और पीछे में जितना भी जीरो है उसको लगा देना, मतलब ले देके इसको गुणा कर देना। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? ये 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, 20,000 अंशों को आपने 20 रुपये के मूल्य में बेचा तो आपको कितना राशि प्राप्त हुआ? 4 लाख हुआ। ठीक है, तो 4 लाख विकलन में आ गया और 4 लाख रुपए किस में आ गया? समकलन में आ गया। ठीक है, अब दूसरा मैंने बताया कि एक के साथ एक एंट्री क्या होता है? फ्री होता है। ठीक है, तो दूसरा एंट्री क्या होता है? जो आपका समता अंश आवेदन खाता समकलन हो रहा था उसको जब हम पूंजी खाता में आंतरित करते हैं आवेदन की राशि को, तो दूसरा एंट्री क्या होता है? समता अंश। यहाँ क्या लिख लेना जी आप? समता अंश आवेदन खाता, समता अंश आवेदन खाता विकलन होगा और अंश पूंजी खाता से। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या होगा? अंश पूंजी खाता में आंतरित करने पर, मतलब अंश आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाता में आंतरित करने पर अपने अकॉर्डिंग आप नरेशन को लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका कितना था अंश का मूल्य? मतलब अंश से कितना मूल्य प्राप्त हुआ था? आपको 4 लाख प्राप्त हुआ था, तो इसके भी विकलन में कोई कितना राशि लिखना? 4 लाख लिखना और समकलन में भी कितना लिखना? 4 लाख लिखना। ठीक है, तो आया समझ में? जब हमको अंशों के निर्गमन पर सभी राशि एक साथ प्राप्त होती है तो उसकी जनरल प्रविष्टि कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, हमारा जो आदर्श उत्तर है उसका कौन सा प्रश्न देखते हैं जी? सेट 1 का प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है प्रश्न क्रमांक 9। ए लिमिटेड ने 75,000 में एक भवन दिव्यांश ट्रेडर्स से खरीदा। ठीक है, उन्होंने 25,000 रुपये नगद दिए तथा शेष के लिए 10 रुपये वाले 5,000 समता अंश उन्हें निर्गमित किए। ए लिमिटेड की पुस्तकों में प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसको और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ए लिमिटेड ने, ये क्या है? हमारी कंपनी का नाम है। ठीक है, ए लिमिटेड ने 75,000 रुपये में एक भवन दिव्यांश ट्रेडर से खरीदा। मतलब ए लिमिटेड कौन सी कंपनी है? क्रेता कंपनी है, खरीदने वाली कंपनी है। और जो हमारा दिव्यांश ट्रेडर्स है वो बेचने वाली कंपनी है। ठीक है, अब उन्होंने 25,000 रुपये नगद दिए, मतलब ए लिमिटेड ने वो भवन के बदले में 25,000 रुपये तुरंत पैसा दिए, रोकड़ दिए। ठीक है, तथा शेष के लिए, अब देखो 75,000 में से 25,000 तो तुरंत पैसा दे दिया, तो बचा कितना जी? 50,000 रुपये बचा ना। तो 50,000 रुपये का वो क्या कर रहे हैं? अंश के द्वारा भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा अंश होता है उसके द्वारा भुगतान कर रहे हैं, समता अंश के द्वारा। ठीक है, तो वो समता अंश का मूल्य कितना है? हर एक अंश का मूल्य है 10 रुपये और टोटल उनके पास है कितना अंश? 5,000 समता अंश है। ठीक है, में उन्हें निर्गमित किया, मतलब आधा के लिए उन लोग अंश दिया, आधा के लिए पैसा दिए, है ना। तो ए लिमिटेड की पुस्तकों में प्रविष्टियां दीजिए, मतलब जो कंपनी भवन का क्रय की है उनके पुस्तकों में क्या किया करना है? जर्नल प्रविष्टि करना है ना। तो ये हमारा कैसा टाइप का प्रश्न है पता है आपको? नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, मतलब आप अंश को केवल रोकड़ के द्वारा ही खरीद या बेच नहीं सकते, बल्कि
आप क्या कर सकते हो, अंशों का आप क्रय विक्रय किसी संपत्ति के बदले में भी ले सकते हो। जैसे आपने भवन खरीदा, भवन के लिए आपने पूरा 75,000 रुपये पैसा ना दे के क्या किया, 25,000 रुपये पैसा दिया, और जो 50,000 रुपये बच गया उसके लिए आप क्या दे रहे हो, उनको अंश दे रहे हो, है ना। तो आप अंश का यूज़ किसके लिए कर रहे हो, मतलब संपत्ति को क्रय करने के लिए कर रहे हो ना। तो उसी को बोल रहा है कि नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, अर्थात अंशों का निर्गमन केवल रोकड़ के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि रोकड़ के अलावा संपत्ति के क्रय के लिए भी संपत्ति के क्रय के लिए भी अंशों का भुगतान किया जाता है। मतलब आप किसी भी प्रकार का संपत्ति खरीदते हो तो उस संपत्ति का भुगतान करने के लिए आप रोकड़ का यूज़ ना करके आप किसका यूज़ कर सकते हो, अंश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, भुगतान करने के लिए। तथा व्यवसाय क्रय करने के बदले, मतलब आपने किसी का बिजनेस खरीदा तब भी आप रोकड़ ना दे के आप क्या दे सकते हो जी, समता अंश दे सकते हो, ठीक है। तथा प्रवर्तकों को भी भुगतान करने हेतु, प्रवर्तक क्या होते हैं, जो हमारे कंपनी के अधिकारी, प्रबंधक, ये सब होते हैं ना, जो बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं, हमारे कंपनी को संभालने वाले, हमारे व्यापार को संभालने वाले, उन लोग क्या होते हैं, प्रवर्तक। तो उन लोग के काम करने के बदले में हमको क्या देना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए। लेकिन हम लोग उनको पैसा ना दे के क्या करते हैं, अंश दे देते हैं। उनके भुगतान, उनके सैलरी के बदले में हम पैसा ना दे के अंश का भी क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। तो हेतु अंशों का निर्गमन किया जाता है। मतलब आप मतलब रोकड़ के बदले में अंश का निर्गमन नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हो, संपत्ति क्रय करने के लिए भी अंश दे सकते हो, किसी का व्यवसाय खरीदने के लिए भी दे सकते हो, या प्रवर्तकों को भुगतान करने के लिए भी क्या दे सकते हो, अंश दे सकते हो, ठीक है। तो देखो इससे रिलेटेड जो जनरल प्रविष्टि होगा, है ना, हमारा तो यहाँ पर क्या किया है, एक भवन को खरीदा है, संपत्ति को खरीदा है, उसके बदले में भुगतान कर रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड कौन सा जनरल प्रविष्टि होगा, है ना। तो इसको देखो, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन से संबंधित निम्न जनरल प्रविष्टियां की जाती है। तो आप जब संपत्ति क्रय करते हो ना, तो कौन सी जनरल प्रविष्टि होगा पता है, उसको देख लो। देखो, संपत्ति के क्रय के लिए अंशों का भुगतान करने पर, ये आपने संपत्ति खरीदा, जैसे आपने भवन खरीदा, तो अब भवन का भुगतान करोगे तो उसका जनरल प्रविष्टि क्या होगा, विक्रेता खाता विकलन, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा, आप खरीदे हो, मतलब समता मतलब आप भवन खरीदे हो, ठीक है। आप भवन खरीदने के बदला उनको अंश दे रहे हो, तो अंश किसको मिल रहा है, जो बेचा था उस कंपनी को मिल रहा है ना, तो विक्रेता होगा, तो विक्रेता को मिल रहा है, इसलिए विक्रेता खाता क्या हो जाएगा, विकलन। विक्रेता ना लिख के वहाँ पर जो भी कंपनी का नाम दिया रहता है उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो विक्रेता खाता क्या हो जाएगा, विकलन, और पूंजी खाता से हो जाएगा, ठीक है। इसका जनरल प्रविष्टि हमेशा याद रखना, संपत्ति के क्रय के लिए अंशों का भुगतान करने पर कौन सा जनरल प्रविष्टि होता है, विक्रेता खाता विकलन, पूंजी खाता से। इसका नरेशन क्या लिखना पड़ेगा आपको, संपत्ति के क्रय मूल्य के भुगतान के लिए अंशों का निर्गमन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो प्रश्न है ना, प्रश्न को हल करते हैं वो जो जनरल प्रविष्टि के नियम के द्वारा, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ए लिमिटेड ने 75,000 में एक भवन दिव्यांश ट्रेडर से खरीदा। तो जब हम कुछ संपत्ति खरीदते हैं तो हमारा नॉर्मल सा क्या होता है, जनरल प्रविष्टि, भवन खरीद रहे हैं, भवन क्या हो गया, संपत्ति हो गया, तो संपत्ति खाता हमेशा क्या होता है, विकलन। तो भवन खाता क्या हो जाएगा जी, विकलन हो जाएगा। और हाँ, इस जनरल प्रविष्टि का प्रारूप तो सेम होता है। देखो, ए लिमिटेड की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ दीजिए बोला है, तो ए लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका प्रविष्टियाँ का मतलब क्या होता है, पंजी प्रविष्टि का प्रारूप क्या होता है, पहले दिनांक आता है, दूसरा आता है विवरण, और तीसरा क्या आता है, खाता पृष्ठ, और चौथा क्या आता है, विकलन राशि, और पांचवा आता है समाकलन राशि, ठीक है। अब प्रश्न को देखो क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड ने 75,000 रुपए में एक भवन दिव्यांश ट्रेडर से खरीदा। तो हम भवन खरीद रहे हैं, तो भवन खाता क्या होता है, विकलन। जब भी हम क्या खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, तो संपत्ति खाता क्या होता है जी, विकलन होता है ना। तो हमारा संपत्ति का नाम दे दिया है, भवन खरीद रहे हैं, इसलिए भवन खाता क्या हो गया, विकलन हो गया। और दूसरा क्या, वो नाम दिया गया है ना, नगद खरीद रहे हैं ऐसा तो दिया नहीं, किससे खरीद रहे हैं, बोल रहे दिव्यांश ट्रेडर से, तो नाम आता है, मतलब उधार खरीद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विक्रेता का नाम आ जाएगा। तो दिव्यांश
ट्रेडर्स के खाता से, ठीक है। और हम लोग ने क्या किया, 25,000 रुपये नगद तुरंत भुगतान किया ना, उन्होंने 25,000 रुपये नगद के दिए तथा शेष के लिए 10 रुपये वाले 5,000 समता अंश निर्गमित किए, है ना। तो जिनके लिए समता अंश निर्गमित किया उसका भुगतान तुरंत नहीं हुआ है, इसलिए उसके जगह में क्या आ गया, दिव्यांश ट्रेडर्स के खाता से आ गया समतांश का, और समतांश के द्वारा भुगतान करेंगे लेकिन हम तुरंत नहीं किए, इसलिए क्या आया, जो विक्रेता का नाम था उसका नाम आया, ठीक है। और 25,000 रुपये तुरंत भुगतान कर दिए ना, तो इसलिए क्या हो गया, रोकड़ खाता से आ गए, ठीक है। ये हमारा जो 11th से हम जनरल प्रविष्टि पढ़ते आते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये जनरल प्रविष्टि हुआ है, ठीक है। अब देखो तुरंत हम कितना पैसा दिए हैं जी, नगद के रूप में 25,000 रुपया दिए हैं, तो रोकड़ खाते में कितना आ जाएगा, 25,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और 75 में से 25 दे दिए तो बच कितना गया, 50,000 बच गया, तो 50,000 क्या है, हमारा उधारी है, तो उधारी को किस में लिख दिए, दिव्यांश ट्रेडर्स के खाता से लिखे, ठीक है। अब देखो 25 और 50 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 75,000, तो हमारा जो भवन का पूरा मूल्य है वो कितना था, 75,000, तो 75,000 रुपया आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या क्रय किए हैं जी, भवन क्रय किए हैं, तो भवन क्रय किया करके इसका नरेशन लिखे, ठीक है। अब सेकंड देखो, जब हम उसका अंशों के द्वारा भुगतान कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं जी, अंशों के द्वारा भुगतान कर रहे हैं, तो अंश किसको मिल रहा है, जो कंपनी हमको माल बेचा है, जो हमको भवन बेचा है उसको तो मिल रहा है ना, तो विक्रेता खाता क्या होता है जी, विकलन, लेकिन यहाँ विक्रेता का नाम क्या दे दिया, दिव्यांश ट्रेडर्स, तो दिव्यांश ट्रेडर्स क्या हो गया, विकलन हो गया। और समता अंश पूंजी खाता से हमने कौन से अंश निर्गमित किए भुगतान करने के लिए, समता अंश पूंजी खाता समता अंश किए है ना, तो इसलिए हमारा नीचे क्या आया, समता अंश पूंजी खाता से। अब इसका नरेशन क्या लिखना, संपत्ति के क्रय मूल्य के भुगतान के लिए अंशों का निर्गमन, तो हमारा अंशों के द्वारा कितने हजार का भुगतान हो रहा था, 50,000 का हो रहा था ना, इसलिए दोनों में क्या आया, 50,000 रुपया आया, ठीक है। अब देखो यदि हमको प्रश्न में अंशों की संख्या नहीं दिया गया है कि हमने भुगतान में कितना सारा अंश दिया है, तो अंशों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, क्रय प्रतिफल की राशि बटा अंशों का निर्गमित मूल्य, ठीक है। यदि हमको प्रश्न में दिया गया है कि इतना अंशों के द्वारा भुगतान किया गया है, तो अब तो हमको ये संख्या निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन यदि हमको प्रश्न में नहीं दिया गया है कि कितना सारा अंश के द्वारा भुगतान किया गया है, तो उस अंश की संख्या कैसे निकाल सकते हो आप, इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हो, ठीक है। क्रय प्रतिफल की राशि बटा अंशों का निर्गमित मूल्य, तो देखो क्रय प्रतिफल की राशि कितना था जी, 75,000 था, ठीक है। हम लोग ने भवन को कितना में खरीदा था, 75,000 रुपये में खरीदा था, ठीक है। और उसका तुरंत भुगतान कितना किया था, 25,000 रुपये किया था, ठीक है। 25,000, तो रोकड़ तो 25,000 दे दिए, तो कितना बच गया, 75 में से 25 गया तो 50,000 बचा, और हर एक एक अंश का मूल्य कितना था, 10 रुपये, तो 10 रुपये आ गया। अब देखो इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को काट देना, तो कितना बच गया है, ये 5,000 बच गया, ठीक है। तो आपने जो भवन के बदले में पैसा दिया ना, जो अंश दिया है, ठीक है, तो उनकी अंशों की संख्या कितनी निकल गई, 5,000 निकल गई, ठीक है। तो यदि आपको प्रश्न में अंशों की संख्या नहीं दिया गया है, तो आप अंशों की संख्या की गणना इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा जो प्रश्न क्रमांक 8 है और प्रश्न क्रमांक 9 है, आदर्श उत्तर सेट ए का, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।